बैंकिंग की आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्वर्ण समता मान। दरअसल हम लोग पढ़ रहे थे भारत में मुद्रा प्रमाप यानी कि मौद्रिक व्यवस्था जो समय समय पे लागू रही है। तो कब कब कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू रही हैं ये हमने प्रारंभ से पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले भारत में रजतमान की स्थिति क्या थी हमने ये पढ़ा। 1835 से लेकर के 1873 तक रजतमान ठीक ठीक चला। उसके बाद में चांदी की आपूर्ति बढ़ने से भारत ने अल्टीमेटली 1893 में रजतमान छोड़ दिया। 1893 में इंडियन कॉइनेज एक्ट 1893 आया और इससे देश में अपूर्ण द्विधातमान की स्थापना प्रारंभ हो गई। बाद में स्वर्ण विनिमय मान ये 1898 में फाउलर समिति बनी और इसके सुझाव से भारत सरकार ने ब्रिटिश सॉवरेन को विधिग्राह्य मुद्रा घोषित कर दिया। आप सभी लोग इस तथ्य से तो परिचित हैं ही कि उस समय ब्रिटिश शासन था भारत में। तो ब्रिटिश शासन काल में 1899 में ब्रिटेन सॉवरेन को विधिग्राह्य मुद्रा घोषित कर दिया गया। वैसे रुपया भी भारतीय विधिग्राह्य मुद्रा बना रहा और ब्रिटिश ट्रेजरी से अनुमति नहीं मिल पाई, इसलिए भारत में शाही टकसाल यानी रॉयल मिंट की शाखा नहीं खोली जा सकी। कुल मिलाकर के भारत में परिस्थितियों वश 1900 में स्वर्ण विनिमय मान की स्थापना हो गई। ठीक है, फिर ये स्वर्ण विनिमय मान जो है अलग अलग समय पे अलग अलग विनिमय दरों के साथ चलता रहा। प्रथम विश्व युद्ध काल में 1917 में भारत सरकार को इसे स्थगित करना पड़ा। 1920 में इसे पुनः लिया गया लेकिन नए विनिमय दर के साथ लिया गया। 1927 में स्वर्ण विनिमय मान को भारत सरकार को त्यागना पड़ा। फिर उसके बाद में स्वर्ण पाठमान आया, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। 25 अगस्त 1925 को सरकार ने एल्टन यंग आयोग की नियुक्ति की और इसने भारत में स्वर्णमान को अपनाने का सुझाव दिया। आयोग ने रुपए की विनिमय दर को 18 पैंस पर रखने की सिफारिश की और इस तरह से भारत में 1927 में एक चलन अधिनियम पारित किया गया। 1927 1 अप्रैल से जिसे लागू कर दिया गया और इसके अंतर्गत भारत में स्वर्ण पाठमान लागू हो गया। फिर बात आती है स्टर्लिंग विनिमय मान की, जिसे हमने जाना कि जब इंग्लैंड ने स्वर्ण पाठमान का त्याग किया 21 सितंबर 1931 को, तो जैसे ही उसने स्वर्ण पाठमान का परित्याग किया जिससे स्टर्लिंग की स्वर्ण में परिवर्तनीयता समाप्त हुई। चूँकि भारतीय रुपया स्टर्लिंग में परिवर्तनीय था और इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं भारतीय रुपये को आप स्वर्ण पाठमान से कहीं ना कहीं जोड़ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड ने स्वर्ण पाठमान का परित्याग किया वैसे ही भारतीय जो मुद्रामान है वह स्वर्ण पाठमान के स्थान पर स्टर्लिंग विनिमय मान हो गया। 25 सितंबर 1931 को भारतीय रुपये का स्टर्लिंग से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर दिया गया और परिणाम स्वरूप सैद्धांतिक रूप से भारत में स्टर्लिंग विनिमय मान की स्थापना हो गई। उस समय विनिमय दर 1 शिलिंग 6 पैंस तय कर दी गई। लेकिन एक और बहुत बड़ा अपडेटमेंट कि भारत में 1935 में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और भारतीय रुपये के बाह्य मूल्य को स्थिर रखने के कार्य को रिजर्व बैंक को सौंपा गया। स्टर्लिंग विनिमय मान भारत में 1946 तक लागू रहा। अब हम आज पढ़ने वाले हैं स्वर्ण समता मान की स्थिति भारत में। देखिए 1946 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सदस्यता ग्रहण कर ली। कोष की सदस्यता के नियमों के अनुसार भारतीय रुपये के स्वर्ण और डॉलर में सम मूल्य यानी पर वैल्यूज निर्धारित कर दिए गए, यानी कि डॉलर और स्वर्ण के साथ भारतीय रुपये की सममूल्यता तय कर दी गई। परिणाम स्वरूप भारतीय रुपये का स्टर्लिंग से प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गया और देश में स्टर्लिंग विनिमय मान के स्थान पर स्वर्ण समता मान स्थापित हो गया। भारत में भारतीय रुपये का स्वर्ण मूल्य 0.268601 ग्राम शुद्ध स्वर्ण के बराबर और डॉलर का जो मूल्य था वो 30.225 सेंट के बराबर रखा गया। आप सभी लोग इस तथ्य से परिचित होंगे कि $1 में 100 सेंट होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अनुमति प्राप्त करके सितंबर 1949 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन फिर से किया गया। 1949 में
तो अवमूल्यन किया गया अर्थात भारतीय रुपये का मूल्य कम किया गया। तो हुआ ये परिणाम स्वरूप फलतः अर्थात परिणाम स्वरूप भारतीय रुपये का स्वर्ण मूल्य जो है वो जहाँ पहले था कितना 0.26 समथिंग, वो 0.186621 ग्राम शुद्ध स्वर्ण के बराबर तथा डॉलर में इसकी कीमत घटा करके 21 सेंट के बराबर कर दी गई जून 1966 में। ये तो 1949 की बात थी, अब हम सीधे आ रहे हैं 1966 में। भारतीय रुपये का अवमूल्यन पुनः हुआ और इसका अवमूल्यन 36.5% किया गया, यानी कि जितना था उसमें 36.5% की कमी की गई। तो कमी करने के बाद जो भारतीय रुपये का जो मूल्य रहा वो कितना रहा, वो स्वर्ण में रहा 0.18489, यानी कि 0.118489 ये रहा। ठीक, और इतने ग्राम शुद्ध स्वर्ण के बराबर रहा भारतीय रुपया, और डॉलर में इसकी जो कीमत थी वो 13.33 सेंट घट करके रह गई केवल। ठीक, चलिए एक दो बातें और बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इससे पहले भी मैंने जिक्र किया। आपने SDR सुना था, इसे हिंदी में बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार मान, और पूरे इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल ड्राइंग राइट स्टैंडर्ड। ये स्पेशल ड्राइंग राइट का मतलब क्या होता है, कुछ निकालना, आहरण करने का अधिकार, और वैसा मान चलिए जानते हैं। 15 अगस्त 1971 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने डॉलर का स्वर्ण में परिवर्तनीयता को समाप्त कर दिया। इसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1974 में डॉलर और स्वर्ण के बजाय विशेष आहरण अधिकार यानी SDR की इकाइयाँ इनमें हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। वैसे जो खाते खुलते थे सदस्य राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, उनका हिसाब किताब रखा जाता था डॉलर में या स्वर्ण में, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने डॉलर या स्वर्ण के बजाय SDR को हिसाब किताब की इकाई बना दिया। ठीक, और इस तरह से जो उसका हिसाब किताब SDR होने के कारण जो डॉलर और स्वर्ण का जो एक बहुत विशेष महत्ता थी उसमें कुछ कमी आई। ठीक, जितने भी सदस्य राष्ट्र थे उन सदस्य राष्ट्रों के लिए यह संभव नहीं रहा कि वे अपनी मुद्रा डॉलर तथा स्वर्ण में घोषित समता दरों को बनाए रख सकें। हुआ ये 1976 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने स्वर्ण से पूरी तरह से संबंध तोड़ लिया, और जनवरी 1976 से स्वर्ण समता मान भी इसी तरह से समाप्त हो गया। परिणाम यह हुआ कि मुद्रा कोष के सदस्यों को स्वर्ण के रूप में अपनी मुद्रा के मूल्य को व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, और विश्व की प्रमुख मुद्राओं के विनिमय दरों को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया गया मतलब मांग और आपूर्ति के सिद्धांत जिसके आधार पर मूल्य का निर्धारण होता है उसी के आधार पर छोड़ दिया गया। तब से विभिन्न मुद्राओं की विनिमय दरों में निरंतर उतार चढ़ाव होते हैं, और इसीलिए आप सुनते हैं प्रतिदिन के समाचारों में कि भारतीय मुद्रा यानी रुपये का मूल्य घटा डॉलर के मुकाबले या चढ़ा, इस तरह से चलता रहता है। स्वर्ण समता मान की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हिसाब की इकाई डॉलर से बदलकर क्या हो गई, SDR, हिंदी में विशेष आहरण अधिकार। और जुलाई 1974 में SDR की एक इकाई का मूल्य कैसे तय हुआ था, विश्व की 16 मुद्राओं की विभिन्न मात्राओं में घोषित किया गया कि एक SDR बराबर कितने US डॉलर, कितने भारतीय रुपीज़, बराबर कितने बांग्लादेशी टका, बराबर कितने नेपाली, इस तरह से कुल कुछ मिलाकर के देश थे। 16 ऐसी मुद्राएं चुनी गई, चुनिंदा देश, जिनमें SDR का मूल्य घोषित किया गया। ठीक है, भारत ने भी इसे अपनाया हुआ है, और अब रुपये की विदेशी विनिमय दर प्रमुख देशों की मुद्राओं के औसत मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है, और इस व्यवस्था का प्रमुख लाभ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान हिसाब किताब की इकाई SDR के माध्यम से आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पर स्वर्ण की अनिवार्यता जो है वह समाप्त हो गई है, जो विकासशील राष्ट्रों के लिए और विकसित राष्ट्रों के लिए सभी के लिए काफ़ी अनुकूल है और बेहतर है। जुलाई 1991 में भारत सरकार ने रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन किया।
पहली बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब हुआ था? 1949 में। दूसरी बार कब हुआ था? 1966 में। और तीसरी बार कब हुआ? 1991 में। ठीक है, इस बार जब अवमूल्यन किया गया तो 22.8% किया गया। अब हम बात करते हैं भारत में पत्र मुद्रा मान की। भारत में जो पत्र मुद्रा मान है वह क्या उसकी स्थिति है, चलिए थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, 19वीं शताब्दी से पहले भारत में कागजी नोटों का प्रचलन नहीं था। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल ने पत्र मुद्रा का सबसे पहले निर्गमन किया। और भारत में पत्र मुद्रा के इतिहास को 4 वर्गों में आपको अध्ययन की दृष्टि से बांट लेना चाहिए। पहला है प्रेसिडेंसी बैंकों के द्वारा नोट निर्गमन। 1806 से 1860 तक चला। 1861 से पूर्व भारत में नोट निर्गमन का कार्य कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थित 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के द्वारा होता था। देश में सबसे पहले 5 रुपये का नोट जारी किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, सरकार द्वारा नोटों का निर्गमन 1861 से लेकर के भारत में जब 1861 में पत्र मुद्रा अधिनियम यानी पेपर करेंसी एक्ट आया तो भारत सरकार ने पत्र मुद्रा के निर्गमन का अधिकार अपने हाथों में ले लिया। और सन 1934 तक सरकार ही नोट का निर्गमन करती रही। सर्वप्रथम सरकार ने निश्चित विश्वासाश्रित प्रणाली के आधार पर पत्र मुद्रा का निर्गमन किया। सन 1919 में सरकार ने अनुपातिक कोष प्रणाली को अपनाया और मार्च 1935 तक यही प्रणाली चलती रही। 1935 में जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना आरबीआई की हो गई, आरबीआई का शुभारंभ, आरबीआई का कार्यकाल प्रारंभ हुआ तो नोट निर्गमन का अधिकार किसे मिला? आरबीआई को। बैंक ने 5 अक्टूबर 1956 तक आंशिक अनुपातिक कोष प्रणाली को अपनाया। वर्तमान नोट प्रणाली जो है ये 6 अक्टूबर 1956 से भारत में लागू है। और वो कौन सी है? न्यूनतम कोष प्रणाली। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण तथा 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियाँ रखकर असीमित मात्रा में पत्र मुद्रा जारी कर सकता है। और 31 अक्टूबर 1957 को रिजर्व बैंक ने थोड़ा सा बदलाव किया, न्यूनतम कोष को घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया। ये पहले जो था, ये पहले कुल मिलाकर के 400 करोड़ हुआ करता था। ये 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण तथा बाकी की 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ होती थी, बाकी की 400 करोड़ की नहीं होती थी। तो कुल मिलाकर के अभी इसे घटा दिया गया है और 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण और 85 करोड़ की प्रतिभूतियाँ कर दी गई। ठीक है, मतलब सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बात है। 115 करोड़ का स्वर्ण और 85 करोड़ की प्रतिभूतियाँ अब कर दी गई। पहले ये था कि 115 करोड़ का स्वर्ण और 400 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही था, पहले यही था। और वर्तमान में 115 करोड़ का स्वर्ण और 85 करोड़ की प्रतिभूतियाँ हैं। ये कब से लागू हुआ? 31 अक्टूबर 1957 से। ठीक, एक संशोधन द्वारा रिजर्व बैंक को यह अधिकार मिला कि वह केंद्र सरकार की स्वीकृति से विदेशी प्रतिभूतियों की जमा को जितना चाहे उतना कम कर सकती है। तो फ़िलहाल 1957 से आज तक जो रिजर्व बैंक है मौद्रिक व्यवस्था के अंतर्गत इसी के मौद्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पत्र मुद्रा का निर्गमन करती है। भारत में पत्र मुद्रा मान का पूरा डिटेल में ब्यौरा कि कब कब कौन कौन सी प्रणाली अपनाई गई, आंशिक अनुपातिक प्रणाली कब आई, न्यूनतम कोष प्रणाली कब आई, न्यूनतम विश्वास आश्रित प्रणाली कब आई, ये सब हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। फिलहाल थोड़ा सा जान लें, भारत में मुद्रा मान जो है वह 2 दृष्टिकोण से इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो राष्ट्रीय और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अगर हम देखें तो इसमें आता ये है कि भारत में जो रुपया है, जो पत्र मुद्रा है, यहाँ पर ये प्रधान मुद्रा है, अपरिवर्तनीय है, रुपया हिसाब की इकाई है। धातु मुद्रा तथा पत्र मुद्रा दोनों प्रचलन में हैं। पत्र मुद्रा मान देश में इस समय पत्र मुद्रा मान प्रचलित है, मुख्यतः अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा प्रचलन में है। नोटों का निर्गमन 1 रुपये के नोट को अगर छोड़ दें तो सारे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्गमित करता है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार स्वयं जारी करता है। 1 रुपये का सिक्का, भारत में प्रचलित 1 रुपये का सिक्का प्रधान सिक्का है जो असीमित विधिग्राह्य है।
यह प्रमाणिक प्रतीक सिक्का कहलाता है। इसी प्रकार 1 रुपये से अधिक मूल्य के सिक्के प्रमाणिक प्रतीक सिक्के कहलाते हैं। प्रमाणिक सिक्के तो हैं लेकिन प्रतीक हैं सांकेतिक। अच्छा, सहायक सिक्के, भारत में सांकेतिक सहायक सिक्का प्रचलन में है और वह सीमित विधिग्राह है। ठीक है। दशमलव प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से भारत में चौका प्रणाली खत्म करके दशमलव प्रणाली अपनाई गई, जिसमें 1 रुपये में 100 पैसे तय कर दिए गए। पहले 1 रुपये में 100 पैसे नहीं, 64 पैसे हुआ करते थे। पत्र मुद्रा निर्गमन प्रणाली, भारत में वर्तमान समय में पत्र मुद्रा का निर्गमन रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम कोष प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत होता है और इसके अंतर्गत निर्गमित पत्र मुद्रा के पीछे 200 करोड़ रुपए के न्यूनतम कोष और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ होनी चाहिए। ये न्यूनतम स्वर्ण कोष है। अच्छा, भारतीय रुपए का अपना पहचान चिन्ह है। ये जो रा पे ऐसा बना करके आप लिखते हैं, ये बेसिकली 15 जुलाई 2010 को ये चिन्ह भारतीय रुपए के चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना पहचान चिन्ह है और विश्व की ऐसी 4 मुद्राएं हैं, अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोपीय यूरो, जिनके अपने साइन हैं। 5वीं मुद्रा कौन सी है? रुपया। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होने के नाते भारत ने विशेष आहरण अधिकार मान यानी कि स्पेशल ड्राइंग्स राइट अपनाया हुआ है। देशों से जुड़ गया। भारत के रुपए का मूल्य विशेष आहरण अधिकार में निश्चित होने लगा। साथ ही भारतीय रुपए का बाह्य मूल्य विभिन्न देशों की मुद्राओं में विनिमय दरों के रूप में व्यक्त किया जाने लगा, आराम से SDR के माध्यम से। अच्छा, भारतीय रुपया स्वर्ण तथा किसी अन्य मूल्य धातु में परिवर्तनीय बिल्कुल भी नहीं है। विदेशी भुगतान में कठिनाई उत्पन्न होने पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई भी विदेशी मुद्रा भारत प्राप्त कर सकता है। तो भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का अगर आपको अध्ययन करना है तो आप इसी किताब में पढ़ेंगे, चैप्टर 18 में। फ़िलहाल अभी तक आपने जो पढ़ा वो भारत में मुद्रा मान का इतिहास अच्छे से पढ़ लिया है। आज का आपका जो प्रश्न रहेंगे मैं वो आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लें। सभी बच्चे प्रश्न नोट करें। स्वर्ण समता मान से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 2, विशेष आहरण अधिकार मान क्या है? स्पेशल ड्राइंग्स राइट स्टैंडर्ड ब्रैकेट में लिख करके लिखेंगे से आप क्या समझते हैं या इससे क्या अभिप्राय है? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। विशेष आहरण अधिकार मान स्पेशल ड्राइंग्स राइट स्टैंडर्ड से आप क्या समझते हैं? इसमें आप पूरा ब्यौरा लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे भारत में पत्र मुद्रा मान की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप रेसिडेंसी बैंकों के द्वारा और ये सारी डिटेल आप यहाँ पे रखेंगे कि अलग से आपको यहाँ पे ये नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। रट्टू तोता मत बना करिए, इसे नहीं लिखना है, ठीक है, नोट वाला, बाकी ठीक है। अच्छा, भारत में वर्तमान मुद्रा मान से आप क्या समझते हैं? ये लास्ट प्रश्न है। भारत में वर्तमान मुद्रा मान की यथास्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक, क्या लिखेंगे? भारत में वर्तमान मुद्रा मान की यथास्थिति का वर्णन कीजिए। तो उसके आगे आप ये पूरा ब्यौरा यहाँ पर देंगे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।